खबरदार में हूं श्वेता सिंह। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देख लेते हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत का वैक्सीन एक्शन प्लान सामने रखा है। इस प्लान की बड़ी बातें क्या है, ये आज आपको विस्तार से समझाएंगे। सब कुछ ठीक रहा तो फरवरी तक भारत के पास 2 वैक्सीन होंगे और मार्च से टीकाकरण शुरू हो जाएगा। भारत की 135 करोड़ की आबादी के लिए वैक्सीन कार्यक्रम बनाना आसान नहीं है। भारत में कोरोना की लहर को हराने के लिए वैक्सीन की भी लहर चाहिए होगी और ये लहर लाने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारी और टीकाकरण करना होगा। ये दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन कार्यक्रम भी हो सकता है। पीएम ने साफ किया है कि अभी कोरोना वैक्सीन की कीमत और डोज तय नहीं है, लेकिन एक बात तय है, वो ये कि हमें किनारे पर कश्ती नहीं डूबने देनी। भारत अपना वैक्सीन प्लान बना रहा है तो अमेरिका और ब्रिटेन अब बस टीकाकरण शुरू करने वाले हैं। अमेरिका 11 दिसंबर से वैक्सीन देना शुरू करेगा, लेकिन ब्रिटेन और भी जल्दी में है। हो सकता है वहां सबसे पहले टीकाकरण शुरू हो जाए। आज तक की टीम ने ब्रिटेन में वैक्सीन देने की तैयारियों पर रिपोर्ट भेजी है। इसे देखकर आपको थोड़ा अंदाजा हो जाएगा कि भारत में कोरोना टीकाकरण कैसे होगा, क्योंकि दोनों जगहों पर वैक्सीन प्लान और प्राथमिकताएं लगभग एक जैसी रही। इसके साथ ही रूस की वैक्सीन स्पुतनिक 5 के ट्रायल से जुड़े कुछ नतीजे जारी हो गए हैं। इसे 91.4% से 95% तक प्रभावी पाया गया है। जम्मू कश्मीर के इतिहास के सबसे बड़े जमीन घोटाले में फारूक अब्दुल्ला के नाम पर ऐसी रोशनी पड़ी कि वो एक्सपोज हो गए। उनका नाम ऐसे लोगों की लिस्ट में आ गया है जिन्होंने रोशनी एक्ट की आड़ में प्रॉपर्टी बनाई, सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे किए और इस एक्ट का पूरा लाभ उठाया। जंगल की जमीन पर अब्दुल्ला परिवार कैसे आबाद हो गया, ये आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन अब बस कुछ ही हफ्तों की बात है, कोरोना की वैक्सीन आने ही वाली है। कई कंपनियों के लास्ट स्टेज ट्रायल सफल हो चुके हैं, अब सिर्फ अप्रूवल का इंतजार है। दुनिया भर में एडवांस डील हो चुकी है, लेकिन कोरोना की वैक्सीन भारत के लोगों को कैसे मिलेगी, कैसे सबको कोरोना का टीका लग पाएगा, अब भी क्या क्या चुनौतियां हैं, भारत की तैयारी क्या है, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैक्सीन पर अपना एक्शन प्लान बताया है। जैसे ही वैक्सीन पर अच्छी खबरें आई, प्रधानमंत्री मोदी ने देर नहीं लगाई। वो तुरंत अपने मिशन वैक्सीन पर जुट गए। मुख्यमंत्रियों से बात कर ली, एक्शन प्लान समझा दिया। एक एक तक वैक्सीन पहुंचाना है, ये प्रधानमंत्री मोदी का नेशनल कमिटमेंट है। वैक्सीन आने के बाद भी हमारी प्राथमिकता यही होगी कि सभी तक कोरोना की वैक्सीन पहुंचे। उसमें तो कोई विवाद हो ही नहीं सकता है। लेकिन कोरोना की वैक्सीन से जुड़े भारत का अभियान अपने हर नागरिक के लिए एक प्रकार से नेशनल कमिटमेंट की तरह है। इतना बड़ा टीकाकरण अभियान स्मूथ हो, सिस्टमेटिक हो और सस्टेन हो, ये लंबा चलने वाला है। हर सरकार को, हर संगठन को एकजुट होकर के कोऑर्डिनेशन के साथ एक टीम के रूप में काम करना ही पड़ेगा। ये एक दिन का काम नहीं है, ये मिशन इम्पॉसिबल जैसा है। 135 करोड़ लोगों तक वैक्सीन पहुंचानी है। इसके लिए अभी से मजबूत सिस्टम चाहिए। वैक्सीन स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन के कोल्ड स्टोरेज बनाने होंगे। एक एक राज्य को ब्लॉक लेवल टास्क फोर्स बनानी होगी। हमें कितनी अतिरिक्त कोल्ड स्टोरेज की जरूरत रहेगी, मुझे लगता है कि राज्यों ने इस पर अभी बल दे करके व्यवस्थाएं खड़ी कर देना शुरू कर देना चाहिए। कहां कहां संभव हो गए, उसके पैरामीटर्स क्या हो गए, उस पर हमें यहां से सूचनाएं तो डिपार्टमेंट को चली गई है, लेकिन इसको अब इम्प्लीमेंट करने के हमने रेडी रखना पड़ेगा। और जरूरत पड़ी तो अतिरिक्त सप्लाई भी सुनिश्चित की जाएगी। केंद्र सरकार ने राज्यों से कुछ समय पहले आग्रह किया था कि स्टेट लेवल पर एक स्टीयरिंग कमेटी एवं स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर टास्क फोर्स का, और मैं तो चाहूंगा कि ब्लॉक लेवल तक हम जितना जल्दी ये व्यवस्थाएं खड़ी करेंगे और किसी न किसी एक व्यक्ति को काम देना पड़ेगा। इन कमेटियों की रेगुलर बैठकें हो, उनकी ट्रेनिंग हो, उनकी मॉनिटरिंग हो, और जो ऑनलाइन ट्रेनिंग होती है वो भी शुरू हो। हमें हमारा रोजमर्रा के काम के साथ कोरोना से लड़ते लड़ते भी इस एक व्यवस्था को भी विकसित तुरंत करना पड़ेगा। पीएम मोदी के दिमाग में वैक्सीन बांटने की पूरी पिक्चर क्लियर है। पीएम ने राज्यों का एक्शन प्लान भी मांगा है। कोरोना से लड़ने के बीच ही इसकी तैयारी जल्द से जल्द करनी है। ये स्पीड भी जरूरी है, लेकिन कोरोना वैक्सीन पर सेफ्टी भी बहुत जरूरी है। कौन सी वैक्सीन कितनी कीमत में आएगी, ये भी तय नहीं है।
मूल भारतीय वैक्सीन अभी दो मैदान में आगे हैं, लेकिन बाहर के साथ मिलकर के हमारे लोग काम कर रहे हैं। दुनिया में जो वैक्सीन बन रही हैं, वे भी मैन्युफैक्चरिंग के लिए भारत को के लोगों के साथ ही बात कर रहे हैं, कंपनियों के साथ। लेकिन इन सारे विषयों में हम जानते हैं कि 20 साल से मान लीजिए कोई दवाई पॉपुलर हुई है, 20 साल से लाखों लोग उसका उपयोग कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को उसका रिएक्शन आता है, आज भी आता है, 20 साल के बाद भी आता है। तो ऐसा इसमें भी संभव है। निर्णय वैज्ञानिक तराजू पर ही तोला जाना चाहिए। अभी वैक्सीन के दाम और डोज भी पूरी तरह से तय नहीं है। कौन सी वैक्सीन कितने फिक्स रेट पर मिलेगी और कितनी डोज में वैक्सीन से लोग ठीक होंगे, इसकी पक्की गारंटी नहीं है। कौन सी वैक्सीन भारत लेगा, ये भी तय नहीं है। पीएम मोदी की टीम की हर वैक्सीन पर नजर है। भारत सरकार हर डेवलपमेंट पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं, हम सबके संपर्क में भी हैं। और अभी ये तय नहीं है कि वैक्सीन की 1 डोज होगी, 2 डोज होगी या 3 डोज होगी। ये भी तय नहीं है कि इसकी कीमत कितनी होगी, उसकी कीमत कितनी होगी, ये कैसे होगी। दुनिया में जिस प्रकार के कॉर्पोरेट वर्ल्ड भी है, उनका भी एक कंपटीशन है। दुनिया के देशों के भी अपने अपने डिप्लोमेटिक इंटरेस्ट होते हैं। WHO से भी हमें इंतजार करना पड़ता है। तो हमें ये इन चीजों को वैश्विक संदर्भ में ही आगे बढ़ना पड़ेगा। हम इंडियन डेवलपर्स और मैन्युफैक्चरर के साथ भी हमारी जो भी टीम काम कर रही है, पूरी तरह संपर्क में है। ग्लोबल रेगुलेटर्स, अन्य देशों की गवर्नमेंट्स, मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस और साथ ही इंटरनेशनल कंपनीज, सभी के साथ जितना संपर्क बढ़ सके, जितनी रियल टाइम कम्युनिकेशन हो, इसके लिए पूरा प्रयास, एक व्यवस्था बनी हुई है। कोरोना की वैक्सीन अगले 3 से 4 महीने में भारत को मिल जाने की उम्मीद है। फरवरी में कम से कम 2 वैक्सीन भारत के पास होंगी और फरवरी-मार्च में वैक्सीनेशन भी शुरू हो सकता है। अगले साल सितंबर तक 25 से 30 करोड़ भारतीयों तक वैक्सीन पहुंचाने की पूरी तैयारी है। कोरोना के बढ़ते मामले और उस पर नियंत्रण के साथ साथ वैक्सीन की तैयारियों को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मुख्यमंत्रियों के साथ एक लंबी बैठक की। बैठक में कोरोना से ज्यादा प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने साफ तौर से कहा कि कोरोना के जो हालात हैं उसको नियंत्रण करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों को बताया कि वैक्सीन को लेकर के कहां तक तैयारियां पहुंची हैं। प्रधानमंत्री ने साफ तौर से कहा कि वैक्सीन हर व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ सुरक्षा भी बहुत जरूरी है। लेकिन वैक्सीन की कीमत और डोज कितनी होगी, यह वैज्ञानिक तय करेंगे। कैमरामैन संजीव कुमार के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली, आज तक। भारत के पास कोरोना वैक्सीन के कितने ऑप्शंस हैं, ये भी जानना चाहिए। इस समय भारत में कम से कम 5 वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल चल रहा है। इसमें सबसे पहले ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन है, जिसे पुणे का सीरम इंस्टीट्यूट बना रहा है। भारत में इसके तीसरे चरण का ट्रायल चल रहा है। इस वैक्सीन का संभावित दाम 500 से 600 रुपए प्रति डोज है। दूसरी वैक्सीन भारत बायोटेक की कोवैक्सीन, जिसका तीसरे चरण का ट्रायल शुरू हो चुका है। दूसरे चरण के ट्रायल के नतीजे आने हैं, इसकी कीमत अभी तय नहीं। तीसरी वैक्सीन फार्मा कंपनी कैडिला की है, जिसका दूसरे चरण का ट्रायल चल रहा है। चौथी वैक्सीन रशिया की स्पुतनिक है, जो दूसरे और तीसरे फेज के ट्रायल में है। इसकी एक डोज की कीमत 700 रुपए से कम बताई जा रही है। पांचवी वैक्सीन हैदराबाद की बायोलॉजिकल ई कंपनी की वैक्सीन है, जो पहले और दूसरे चरण की शुरुआत में है। इस तरह के सभी वैक्सीन डेवलपर्स और मैन्युफैक्चरर्स से केंद्र सरकार संपर्क में है। भारत का प्लान है कि अगले साल सितंबर तक 25 से 30 करोड़ लोगों को टीका लग जाए और इसके लिए हर व्यक्ति के हिसाब से कम 2 डोज के लिए करीब 50 करोड़ वैक्सीन डोज की जरूरत होगी। वैक्सीन पर अच्छी खबरें तो आ गई, लेकिन कोरोना पर बुरी खबरें खत्म नहीं हुई हैं। भारत में कोरोना केस 91 लाख से पार हो चुके हैं और एक दिन में करीब 38,000 नए केस आए हैं। इसीलिए वैक्सीन पर जो काम हो रहा है वो तो चलेगा, लेकिन इससे कोरोना पर फोकस नहीं हटना है और न ही कोई ढिलाई करनी है। आज मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग में प्रधानमंत्री ने यही मंत्र दिया। इसमें पीएम ने 6 बड़ी बातें कही। पहली बात, पॉजिटिविटी रेट को 5% से नीचे लाना। दूसरी बात, RT-PCR टेस्ट बढ़ाना। घरों में जो मरीज आइसोलेट हैं उनकी मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। चौथी बात, गांव कस्बों में जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वहां पर सुविधाएं बढ़ानी।
मृत्यु दर को 1% से नीचे लाना है और छठी बात, जागरूकता अभियान में कोई कमी नहीं रखनी। प्रधानमंत्री ने कोरोना से नए राउंड की लड़ाई को एक शेर के जरिए समझाया और ये कहा कि आपदा के गहरे समुद्र से निकलकर हम किनारे की तरफ बढ़ रहे हैं, इसीलिए ये जरूरी है कि कश्ती वहां न डूबे जहां पानी कम है। आपदा के गहरे समंदर से हम निकलकर हम किनारे की तरफ बढ़ रहे हैं। हम सभी के साथ वो पुरानी जो एक शेर शायरी चलती है, ऐसा न हो जाए कि हमारी किश्ती भी वहां डूबी जहां पानी कम था। ये स्थिति हमें नहीं आने देनी है। कोरोना पर आज मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग में एक रोचक वाकया भी हुआ। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की बारी आई तो वो राज्य के आंकड़े बताने लगे, लेकिन प्रधानमंत्री ने उन्हें टोक दिया और आंकड़े नहीं, योजना बताने के लिए कहा। एक संतोषजनक ऐसा मान सकते हैं। जहां तक कांटेक्ट ट्रेसिंग की बात है, हमारा सारा फोकस 24 घंटे से जी ये आंकड़े तो अभी हमारे सामने प्रस्तुत किए, ये सारे विषय तो आ गए आंकड़े वाले तो। अब आपकी दृष्टि से क्या हो रहा है, जो प्रयास उसको रोकने के लिए हम क्या करेंगे, क्या आपने योजना बनाई है, किस प्रकार से हो रहा है? इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे बड़ी लड़ाई कोरोना वायरस को काबू में करने की है। दुनिया में अलग अलग लैब्स में 150 से ज्यादा वैक्सीन पर काम चल रहा है। इन्हीं में से एक वैक्सीन है स्पुतनिक। ये वैक्सीन रूस की है और आज इसके ट्रायल के नतीजे बहुत अच्छे आए। क्लिनिकल ट्रायल के आंकड़ों पर किए गए दूसरे अंतरिम विश्लेषण में ये वैक्सीन 95% प्रभावी पाई गई। जहां 42 दिन पहले कोरोना मरीज को दी गई स्पुतनिक की डोज से 95% लोग स्वस्थ हुए हैं, वहीं 28 दिन में पहले स्पुतनिक की डोज पाने वाले 91.4% मरीजों में बेहतर नतीजे देखे गए थे। रूस की सरकारी शोध संस्था गमालिया नेशनल रिसर्च सेंटर और रशिया डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड यानी RDIF इसे मिलकर बनाया है। आपको बता दें कि स्पुतनिक का क्लिनिकल ट्रायल भारत में भी किया जा रहा है। हैदराबाद स्थित डॉक्टर रेड्डीज लैब के साथ ये ट्रायल चलाया जा रहा है। साझेदारी के तहत IDIF भारत में रेगुलेटरी मंजूरी पर डॉक्टर रेड्डीज को वैक्सीन की 10 करोड़ खुराक की आपूर्ति करेगा। कोरोना वैक्सीन की रेस में ब्रिटेन भी काफी आगे निकल चुका है। ब्रिटिश सरकार सांता के अवतार में आ गई है और अपने नागरिकों को क्रिसमस तक वैक्सीन वाला गिफ्ट देना चाहती है। इसके लिए वो जबरदस्त तैयारी हो चुकी है। ब्रिटेन की प्राथमिकताएं भी वैसी ही हैं जैसे भारत की हैं। लंदन से आज तक की टीम ने वैक्सीन वितरण रिपोर्ट आपके लिए भेजी है। इससे भारत में बैठे लोग ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जब भारत में वैक्सीन आएगी तो किस तरह मटेगी। भारत में कोरोना टीकाकरण मार्च 2021 के आसपास शुरू होगा, लेकिन ब्रिटेन और अमेरिका दिसंबर 2020 से ही टीकाकरण का श्री गणेश कर रहे हैं। इनमें भी ब्रिटेन सबसे जल्दी में है। ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन को गेम चेंजर माना जा रहा है और वहां की सरकार टीकाकरण की रणनीति बना रही है। 6 करोड़ 66 लाख जनसंख्या वाले ब्रिटेन में किसे कब वैक्सीन की डोज मिलेगी, इसका पूरा खाका तैयार हो रहा है। यूके सरकार ने करीब 350 मिलियन अलग अलग कोरोना वायरस वैक्सीन की डोजेस की एडवांस बुकिंग कर ली है और जीपी सर्जरीज जो यहाँ लोगों को सबसे पहला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होती है मेडिकल केयर के लिए, उन्होंने भी कमर कस ली है और दिसंबर से ही लोगों को ये वैक्सीन वो दे सके, इसकी उन पर पूरी तैयारी है। लोगों के मन में बेहद उम्मीद है कि पूरे साल कुछ न कर पाने के बाद कम से कम क्रिसमस में तो थोड़ी बहुत धूमधाम हो और अपने लोगों से मिला जा सके। ब्रिटेन में वैक्सीन की डोज के लिए नेशनल हेल्थ सिस्टम एडवांस में ही एक्टिव हो गया है, लेकिन अभी कोई व्यक्ति वैक्सीन की प्री बुकिंग नहीं करा सकता। जानकार बता रहे हैं ब्रिटेन में करीब 1000 ऐसी साइट्स बनाई जा रही हैं जहां वैक्सीन के लिए आवेदन किया जा सकता है। इसके अलावा पूरे ब्रिटेन में स्टेडियम और कॉन्फ्रेंस हॉल्स को वैक्सीन सेंटर में बदला जाएगा। अस्पतालों को कोरोना वायरस के टीकाकरण के लिए तैयारी शुरू करने का निर्देश दिया जा रहा है। There are about 1,000 sites all over the country where the practices will come together to deliver this vaccine to their patients. We got to remember that this is a massive task, a kind of a vaccination drive that is simply unprecedented in the history of NHS.
In addition to GP surgeries, it's quite likely that there will be a national delivery center, which is likely to run through the stadiums, conference centers, and big sites that may make it easier to deliver the vaccine. So there may be a national booking system. हर दिन कम से कम 10,000 लोगों को कोरोना का टीका लगाने की योजना है। वैक्सीन सबसे पहले उन लोगों को दिया जाएगा जो ज्यादा खतरे का सामना कर रहे हैं। सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स और डॉक्टरों को वैक्सीन दी जाएगी। इसके बाद कोविड से प्रभावित और गंभीर हालत वाले मरीजों को वैक्सीन देने की योजना है। इसके बाद सीनियर सिटीजन को वैक्सीन दी जाएगी। यानी प्राथमिकता वही है जो भारत में प्लान की गई है। हालांकि ब्रिटेन एक विकसित देश है और वहां की सरकार ने इस वैक्सीन को फ्री में देने का मन बना लिया है। 3 companies have produced their results and they're very promising results. Those vaccines have been now submitted to the regulators for approval. Once that approval has been given, we are ready to deliver the vaccines and we are ready from the 1st of December. There is no pre-booking of this vaccine. The government has bought all the vaccines that this country needs and they'll be given free of cost. ब्रिटेन को 2020 के अंत तक वैक्सीन की 1 करोड़ खुराक की जरूरत है। उसने 3 करोड़ खुराक का पहले ही ऑर्डर दे दिया है। ब्रिटेन ने न सिर्फ ऑक्सफोर्ड वैक्सीन के 100 मिलियन डोज खरीद लिए हैं, बल्कि 30 मिलियन डोज के लिए बायोएनटेक और फाइजर के साथ करार किया है। इसके अलावा 60 मिलियन की अतिरिक्त डोज के लिए वेलनेवा कंपनी के साथ भी करार किया है। सूत्रों के मुताबिक ब्रिटेन में वहां की सरकार वैक्सीन को बतौर क्रिसमस गिफ्ट देने की कोशिश कर रही है। शुरुआत में 50 लाख लोगों को वैक्सीन देने की योजना है। लंदन से लवीला टंडन के साथ आज तक ब्यूरो। जम्मू कश्मीर में भूमि का मालिकाना हक देने के लिए वर्ष 2001 में एक कानून लागू हुआ था। इसका नाम था रोशनी एक्ट और यही एक्ट सरकारी जमीन हड़पने का जरिया बन गया। 25,000 करोड़ रुपए के जमीन घोटाले को कैसे अंजाम दिया गया, इसका खुलासा हमने कल खबरदार में किया था। आज हमारे पास इस घोटाले में शामिल कई बड़ी मछलियों के नाम की लिस्ट है। इस लिस्ट में सबसे बड़ा नाम है फारूक अब्दुल्ला का, जिनके मुख्यमंत्री रहते हुए ही रोशनी एक्ट कानून बना था। 3 बार जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रह चुके फारूक अब्दुल्ला पर आरोप है कि उन्होंने जम्मू में अपने निजी घर से लेकर जम्मू और श्रीनगर में अपनी पार्टी के दफ्तर तक सब सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके बनवाए। इसके लिए उन्होंने और उनकी पार्टी ने रोशनी एक्ट का गलत इस्तेमाल किया। रोशनी एक्ट के जरिए जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला एंड पार्टी की इस अंधेर गर्दी पर प्रकाश डालने वाली एक रिपोर्ट हम आपको दिखाना चाहते हैं। इससे आपको अंदाजा होगा कि रोशनी एक्ट की आड़ में कैसे जम्मू कश्मीर में भ्रष्टाचारी मंसूबों को रोशन किया गया। इस रिपोर्ट में कई जगह पर कनाल शब्द का प्रयोग है। इसीलिए आपको पहले बता दें कि एक कनाल जमीन करीब 600 गज के बराबर होती है। ये साल 2001 की बात है, जब फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री थे। तब जम्मू कश्मीर में गरीबों के लाभ की बात करके रोशनी एक्ट पास हुआ था और अब 19 साल बाद पता चला है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ही इस रोशनी एक्ट के बड़े लाभार्थियों में से एक हैं। गरीबों को जमीन मिले, जो आम कश्मीरी परेशान है उनको मिले, उस पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती है। लेकिन सरकारी जमीन, फॉरेस्ट लैंड, इसको लेकर लोग बेनिफिशियरी बनते हैं जो मुख्यमंत्री रहे हैं, बड़े बड़े ओहदे पर रहे हैं। ये बहुत ही निम्न स्तर की राजनीति है। रोशनी एक्ट घोटाले के लाभार्थियों की जो लिस्ट कोर्ट के आदेश पर सार्वजनिक कर दी गई है, उसमें 3 बार के मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला का नाम काले अक्षरों में दर्ज है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि जम्मू के सुंजवान में उनका जो निजी घर है वो जंगल की जमीन पर बना है। ये घर कुल 10 कनाल जमीन पर बना है, जिसमें से 7 कनाल सरकारी जमीन है। आरोप यह है कि फारूक अब्दुल्ला ने रोशनी एक्ट का गलत फायदा उठाकर 7 कनाल जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया। वन विभाग के मुताबिक फारूक अब्दुल्ला के कथित कब्जे वाली सरकारी जमीन की मौजूदा कीमत 10 करोड़ रुपए के आसपास है। फारूक अब्दुल्ला द्वारा रोशनी एक्ट के दुरुपयोग पर आज देश के कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने विस्तार से प्रकाश डाला है। 98 में फारूक साहब ने 3 कनाल जमीन खरीदी थी
कई लैंड ओनर्स से, उस पर हमें कोई दिक्कत नहीं हो सकती। ये प्राइवेट डील थी प्लॉट नंबर 21 में, खसरा नंबर 21 में, जो सुंजवान गांव है जम्मू में। लेकिन खरीदा 3 कनाल, कब्जा किया 7 कनाल, और जो 7 कनाल था वो सरकारी जमीन और फॉरेस्ट की जमीन थी। अपना घर तो छोड़िए जनाब, फारूक अब्दुल्ला पर आरोप है कि उन्होंने रोशनी एक्ट की आड़ में अपनी बहन का घर भी बसाया है। इस लंबी सूची में फारूक अब्दुल्ला की बहन सुरैया मट्टू का नाम भी शामिल है। उन्होंने भी इस एक्ट के तहत 3 कनाल 12 मरला भूमि अपने नाम की। आरोप है कि भूमि अधिग्रहण करते समय उन्हें राजस्व विभाग को जो 1 करोड़ रुपए जमा कराने थे, ब्याज तक नहीं चुकाए। लगता है कि सुरैया मट्टू ने मुख्यमंत्री की बहन होने का पूरा लाभ उठाया है। आखिरकार ये योजना किसके लिए थी? गरीब की भलाई के लिए, राज्य की भलाई के लिए, रोशनी प्रोजेक्ट लाने के लिए, कि इन भ्रष्ट नेताओं के घर रोशन करने के लिए और इनको अरबों रुपए की जमीन दिलाने के लिए था? रोशनी एक्ट के जरिए फारूक अब्दुल्ला ने अपने घर परिवार को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। लेकिन उनकी तारीफ भी होनी चाहिए, क्योंकि घर परिवार के चक्कर में वो अपनी पार्टी को भी नहीं भूले। नेशनल कॉन्फ्रेंस का जम्मू कार्यालय भी सरकारी भूमि पर बना हुआ है। ये भूमि 3 कनाल 16 मरले के करीब है। रोशनी एक्ट लागू होने पर पार्टी ने ये भवन अपने नाम पर करवा लिया था। इसके अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस का श्रीनगर स्थित नवाई-ए-सुबह ट्रस्ट का कार्यालय भी सरकारी भूमि पर बना है। ये भूमि भी 3 कनाल 16 मरले के करीब थी, जो अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के नाम है। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये जो मकान आप देख रहे हैं, ये डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का निजी निवास स्थान है यहाँ पर जम्मू में, जो कि सुंजवा बठिंडी इलाके में स्थित है। और जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला है, उनके खिलाफ जो आरोप है, उनके खिलाफ आरोप ये है कि उन्होंने यहाँ पर जो है वन भूमि पर अतिक्रमण किया है और उसी भूमि पर उन्होंने ये मकान बनाया है। अगर नाम आया है तो वो भी जांच के दायरे में आएगा। वो गवर्नमेंट लीज्ड लैंड थी, उसको कन्वर्ट शायद किया है रोशनी के तहत, तो वो देखना पड़ेगा। वो जांच एजेंसी देखे कि क्या वो गैर कानूनी था, क्योंकि एक कानून के तहत वो हुआ है और उसमें कोई कंसेशन भी नहीं ली गई है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री होते हुए फारूक अब्दुल्ला ने रोशनी एक्ट के जरिए जमीन पर अवैध कब्जे के कारोबार को जब निजी तौर पर बढ़ावा दिया, तो सियासतदानों और अफसरशाही में तो सरकारी जमीनें हथियाने की होड़ ही मच गई। दस्तावेजों से खुलासा हुआ है कि फारूक अब्दुल्ला की देखा देखी कई अन्य नेताओं, पूर्व मंत्रियों, नौकरशाहों, व्यापारियों और यहाँ तक कि कुछ न्यायाधीशों तक ने भी सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे करना शुरू कर दिया। रोशनी एक्ट घोटाले के प्रमुख लाभार्थियों की पूरी लिस्ट आज कानून मंत्री देश के सामने लेकर बैठे थे। तो एनसी के कांग्रेस लीडर एक थे सैयद अली अखून, उन्होंने भी गवर्नमेंट में 1 कनाल लैंड पर इंक्रोच किया। एक फॉर्मर जज और उनके बेटे हैं, एक आफ्ताब अहमद मीर हैं, कई लोग का नाम इस तरह से आना शुरू हुआ। लगता है कि जम्मू कश्मीर की जमीन बस इंक्रोचमेंट के लिए ही बनी हुई थी। वैसे फारूक अब्दुल्ला ने खुद पर लगे सारे आरोपों को खारिज किया है। उन्हें लगता है कि ये उन्हें परेशान करने की साजिश है। उन्होंने आरोपों को नजरअंदाज किया और डीडीसी चुनाव पर फोकस किया है। हमवतनों, इलेक्शन का ब्यूगल बज गया है। मैं आपसे दरखास्त करना चाहता हूं, आपसे अलायंस कैंडिडेट्स को ही वोट दीजिएगा। जो दूसरे खड़े हुए हैं और कहते हैं वो अलायंस के हैं, वो अलायंस के नहीं हैं, वो अलायंस के दुश्मन हैं। फारूक अब्दुल्ला भले ही नजरअंदाज करें, लेकिन डीडीसी चुनाव से ठीक पहले रोशनी एक्ट घोटाले का खुलासा उनकी सियासत में फैले अंधेरे को और ज्यादा गहरा कर सकता है। मौजूदा वक्त की राजनीति ने इस जमीन घोटाले में नाम सामने आने के बाद हर किसी पर सवाल खड़े कर दिए हैं कि जम्मू कश्मीर में आम लोगों के नाम पर रोशनी एक्ट बनाकर रोशनी देने के नाम पर कैसे पैसों की जमकर बंदरबाट हुई और जमीनों की खरीद फरोख्त की गई। माना यही जा रहा है कि आगे आने वाले वक्त में कई और नामों का अगर खुलासा हो तो हैरान मत होइएगा। चित्रा त्रिपाठी, आज तक। हालांकि विरोधी पार्टियां
टाइमिंग पर सवाल उठा रही हैं इन आरोपों के, चूंकि डीडीसी चुनाव होने हैं जम्मू कश्मीर में। लेकिन अगर ये आरोप सही है तो सवाल यह है कि क्या फारूक अब्दुल्ला सिर्फ अपने परिवार और पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए रोशनी एक्ट लेकर आए थे? जो खुलासे हुए हैं अगर वो सही हैं तो उनसे ऐसा ही लगता है। आपको यह पता होना चाहिए कि रोशनी एक्ट को जम्मू कश्मीर में अलग अलग सरकारों ने अपने हिसाब से कैसे इस्तेमाल किया। मुख्यमंत्री रहते हुए फारूक अब्दुल्ला जब ये एक्ट लेकर आए तो उसमें कहा गया था कि 1990 तक जो जमीन जिसके पास है उसके नाम कर दी जाएगी। इसके बाद जब पीडीपी की सरकार बनी तो एक्ट में बदलाव करते हुए समय की मियाद को 1990 से बढ़ाकर 2003 कर दिया गया, यानी 2003 तक जो जमीन जिसके पास थी उसे उसका मालिक मान लिया जाएगा। इसके बाद जब गुलाम नबी आजाद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने रोशनी एक्ट में संशोधन कर दिया और कहा कि 2007 तक जिस नागरिक के पास जितनी जमीन होगी वो इस एक्ट के तहत कवर होगी। जानकार कहते हैं कि हर सरकार ने अपने फायदे के लिए रोशनी एक्ट की अवधि को बढ़ाया, जिससे राज्य में सरकारी जमीनों पर कब्जा करने का खेल चलता रहा और राजनीतिक रसूख वाले लोग जमीन पर कब्जा करने में लगे रहे। आने वाले दिनों में इस घोटाले में और भी कई बड़े नामों का खुलासा हो तो हैरान मत होइएगा। बंगाल की खाड़ी से उठा निवर तूफान तमिलनाडु और पुडुचेरी के तटों से कराईकल और ममल्लपुरम के बीच बुधवार शाम तक टकरा सकता है। मौसम विभाग के अनुसार 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफान के टकराने की आशंका है। तमिलनाडु और पुडुचेरी के तटीय इलाकों में अभी से तेज बारिश और हवाएं चलनी शुरू हो गई हैं। तूफान से तमिलनाडु पुडुचेरी के साथ साथ आंध्र प्रदेश में तबाही की आशंका की वजह से सरकारें अलर्ट पर हैं। एनडीआरएफ की टीमों पर मौके पर रवाना किया गया है। तूफान पर आज तक की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। ये तमिलनाडु के महाबलीपुरम का देवानेरी है। निवर तूफान की आशंका के बाद मछुआरों ने समुद्र के किनारों से अपनी अपनी नावें हटा ली हैं। देवानेरी में 140 मछुआरों के परिवार रहते हैं। प्रशासन ने इनके लिए 3 राहत शिविर बनाए हैं। देवानेरी सीधे निवर तूफान की जद में है, लेकिन इससे तमिलनाडु और पुडुचेरी का समूचा तटीय इलाका प्रभावित हो रहा है। जब साइक्लोन निवर 25 नवंबर को यहाँ पे लैंडफॉल करेगा, क्या होगा और कैसे डिवास्टेशंस वो कॉज करेगा, क्योंकि 120 किलोमीटर पर आवर के तेजी तक वो साइक्लोन का हवा जा सकता है और उस टाइम को ही हमें पता चलेगा कि क्या होगा और क्या क्या डिवास्टेशंस होगा। निवर तूफान बंगाल की खाड़ी में बने दबाव से खड़ा हुआ है। बुधवार की शाम तक निवर के तमिलनाडु और पुडुचेरी के तटों को पार करने की संभावना है। यहाँ पे साइक्लोन निवर लैंडफॉल करने का ज्यादा पॉसिबिलिटीज होने की वजह से यहाँ के पुडुचेरी गवर्नमेंट ये बोला है कि जो भी लोग लो लाइंग एरियाज में हैं उनको निकाल के दूसरे रिलीफ कैंप्स में भेज दिया गया है। लगभग 96 रिलीफ कैंप्स पुडुचेरी में गवर्नमेंट रेडी करके रखा है। निवर तूफान बड़ी तबाही मचा सकता है, लिहाजा इसे लेकर न सिर्फ तमिलनाडु, पुडुचेरी और यहाँ तक कि आंध्र प्रदेश की सरकारें अलर्ट हुई हैं, बल्कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की है। एनडीआरएफ की 30 टीमें तीनों राज्यों में अलर्ट पर हैं। इस बार न सिर्फ तूफान से लड़ना है, बल्कि कोविड-19 की चुनौती की वजह से एनडीआरएफ को कोविड प्रोटोकॉल का भी खास ख्याल रखना पड़ रहा है। हमारे पास सफिशिएंट ट्रेन पर्सनल हैं कोविड के साथ में किसी भी ऑपरेशन को करने के लिए, और साथ ही साथ हमारे पास सफिशिएंट पीपी सूट्स हैं। और जहां भी हम ऑपरेशन करते हैं, कोई भी संबंधित विक्टिम्स होते हैं या अफेक्टेड पर्सन होते हैं, जहां पर हमको रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन कंडक्ट करना है, तो वहां पर हम यही समझ के करते हैं कि सामने वाला जो विक्टिम्स है या अफेक्टेड पर्सन है कोविड से अफेक्टेड हो सकता है, और हम उसी अनुसार उसके रिलीफ रेस्क्यू ऑपरेशन कंडक्ट करते हैं। तमिलनाडु और पुडुचेरी के तटों से निवर तूफान बुधवार को टकराएगा, लेकिन उसके असर से दोनों राज्यों के तटीय इलाकों में मंगलवार से ही तेज बारिश होने लगी है। ये चेन्नई का मरीना बीच है, जहां पर समुद्र के उफान को महसूस किया जा सकता है। तो उधर चेन्नई शहर में इतनी बारिश हुई है कि सड़कों पर पानी भर गया है। तूफान की आशंका से बने हालात के बीच तमिलनाडु में न सिर्फ बुधवार को सार्वजनिक छुट्टी घोषित कर दी गई है, बल्कि 11 जिलों में बस सर्विस रद्द की गई है। तमिलनाडु के साथ साथ आंध्र प्रदेश में ट्रेन सेवाओं पर भी असर पड़ा है। तूफान की चुनौती गंभीर है, लेकिन राज्य सरकारों का दावा है कि उनकी तैयारी पूरी है। पुडुचेरी ने धारा 144 लगाने का ऐलान किया है। All the line departments have been kept on alert, and the Coast Guard is also kept ready. We are keeping the police on alert.
in the coastal area where people should not reach near the sea coast. भारत ने पिछले कुछ साल में बड़े तूफानों के बीच अपनी पुख्ता तैयारियां दिखाई हैं और जान माल का नुकसान कम करने में कामयाबी पाई है, लेकिन हर बार नई चुनौती होती है। इस निवर तूफान से मुकाबला करने के लिए भी हौसला रखना होगा। चेन्नई से गोपी कृष्णन के साथ अक्षयानाथ, पुडुचेरी, आज तक। कोरोना काल आर्थिक चुनौतियों के साथ ही अवसर के लिहाज से एक बेहतरीन साल साबित हुआ है। बरसों से अटके पड़े कई आर्थिक सुधार को इस दौर में मंजूरी मिली तो आत्मनिर्भर बनने के साथ ही वोकल फॉर लोकल का भी आगाज हुआ। अब सरकार इससे उत्साहित होकर देश को दुनिया के इन्वेस्टमेंट हॉटस्पॉट के तौर पर स्थापित करने की तैयारी में जुट गई। देश में कोरोना काल ने अर्थव्यवस्था को भले ही कितना सताया हो, लेकिन इसने एक बड़ा काम भी कर दिखाया है। ऐसे संकटों से हिलने वाले अर्थव्यवस्था के अलग अलग सेक्टर्स को मजबूती से खड़ा रखने के लिए सरकार ने कोरोना काल में सुधारों की रफ्तार और तेज कर दी है। आत्मनिर्भर भारत का मिशन और वोकल फॉर लोकल के बूते भारत ने विदेशी निवेश को लुभाने की कवायद भी कोरोना के इस दौर में शुरू की है। फिलहाल देश पर कोरोना की एक और लहर का खतरा मंडरा रहा है, लेकिन सुधारों से पीछे हटने के लिए सरकार अब तैयार नहीं है। वित्त मंत्री ने उद्योग संगठन CII के MNC से जुड़े एक कार्यक्रम में उद्योगपतियों को संदेश दिया कि देश को वैश्विक निवेशकों के लिए आकर्षक बनाने के लिए आर्थिक सुधारों की गति जारी रहेगी। सीतारमण ने आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए कोविड-19 महामारी से पैदा हुए संकट को मौके में तब्दील करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि इस दौरान उन सुधारों को आगे बढ़ाया जाएगा जो पिछले कई दशक से नहीं किए गए थे। Prime Minister Modi has not wasted this challenging time to convert it to an opportunity to say, let us see what we can best do with our strengths, not to stop the imports, not to keep India away from international trade, not to reject India's role in global trading community, not to reject India's role in the Indian manufacturing story, which actually should be, like the way you have said very clearly, that India should become a major investment hotspot. सरकार के इस कदम से वाकई उद्योग जगत को फायदा हुआ है। दरअसल सुधारों के मायने है कि कारोबार में सरकारी दखल कम हो, कारोबार को अपने पैरों पर खड़ा होने देने का मौका देना, यानी आत्मनिर्भर बनाना। इन सब में शुरुआत में कई बार सरकार के रेवेन्यू में कमी आ जाती है, लेकिन कोरोना में जिस तरह से इकोनॉमी धराशायी होने लगी और अर्थव्यवस्था के अलग अलग सेक्टर्स पर महामंदी की मार पड़ने लगी, नौकरियां जाने लगी, प्रोडक्शन घटने लगा और कंपनियों पर ताला लगने तक की नौबत आ गई, तो फिर सरकार ने सुधारों के दम पर इनका भरोसा बढ़ाने की सफल कोशिश की। अब इस आत्मनिर्भरता के फॉर्मूले को आगे बढ़ाते हुए सरकारी कंपनियों के लिए भी नई निजीकरण नीति लाई जाएगी। India should become a major investment hotspot. And for that, we have to make sure that we get everything right. And I'm glad that you've heard the Secretary, Department of Policy and Internal Trade telling you an effective unified single window will be made available so that access to regulators, policymakers, and facilitators are all available at one point. From wherever you are, be able to access him digitally and so on. हालांकि विदेशी कंपनियों को भारत में आकर्षित करने के लिए अभी काफी कुछ किया जाना बाकी है। मौजूदा रियायतों से भी विदेशी कंपनियों को खास राहत नहीं मिलेगी, इसीलिए उनके सिंगल विंडो क्लियरेंस जैसी सहूलियतों को लाने पर काम चल रहा है। Entry of foreign investors has been increasingly liberalized across sectors, and business environment across states has indeed improved so much. And from CII, we remain committed to continue supporting the various initiatives of the government in making India an even more attractive destination for foreign investors. अगले बजट में उम्मीद है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स को भारत में लाने से जुड़े कुछ ऐलान किए जाएंगे। उम्मीद है कि इन कदमों का सटीक असर होगा और चीन, वियतनाम को छोड़कर विदेशी निवेशक भारत का रुख करने लगेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। लुढ़कती
अर्थव्यवस्था के बावजूद आरबीआई के पास अब ब्याज दरों में कटौती की गुंजाइश नहीं है। इसकी वजह है बेकाबू होती महंगाई। इस महंगाई को बढ़ाने में अब पेट्रोल डीजल की कीमतें भी योगदान बढ़ा रही हैं। बीते 5 दिनों से हर रोज पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से आम आदमी की भी मुश्किल बढ़ गई। महंगाई से आम आदमी ही नहीं आरबीआई भी परेशान है। महंगाई दर ने इस महामंदी के दौर में भी जो आक्रामक रुख अपनाया है, उससे आरबीआई के सामने ब्याज दरों में कटौती की गुंजाइश खत्म हो गई है। इस महंगाई दर को कंट्रोल करना बेहद जरूरी है ताकि कर्ज सस्ता हो सके। लोग कम ब्याज दरों के आकर्षण में कर्ज लेकर निवेश करें, खरीदारी करें, जिससे भी इकोनॉमी को मदद मिल सकती है। लेकिन बीते 5 दिनों से पेट्रोल डीजल की कीमतों ने तेजी का जो सिलसिला शुरू किया है, उससे लगता नहीं कि महंगाई दर के काबू में आने की कोई उम्मीद है। आम आदमी भी रोज रोज की इस बढ़ोतरी से अब तंग आ गया है। अगर मंगलवार की बात करें तो फिर दिल्ली में पेट्रोल 6 पैसे बढ़कर 81 रुपए 59 पैसे प्रति लीटर हो गया है। वहीं डीजल 16 पैसे की बढ़ोतरी के साथ 71 रुपए 41 पैसे प्रति लीटर हो गया है। इस तरह से बीते 5 दिनों में दिल्ली में पेट्रोल 53 पैसे और डीजल 95 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। पेट्रोल डीजल की बिक्री भी इकोनॉमी में तेजी का बड़ा संकेत दे रही है। इससे सरकार को सबसे ज्यादा रेवेन्यू भी मिलता है। अब अगर इसके दाम बढ़ेंगे तो लोग इन पर खर्च कम करेंगे, जिससे कई जरूरी काम रुकेंगे और कई तरफ से सरकार के रेवेन्यू पर असर पड़ सकता है। कीमतों में हो रही रोजाना की बढ़ोतरी से लोगों ने पेट्रोल डीजल पर खर्च घटाना भी शुरू कर दिया है। इस साल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में ऐतिहासिक गिरावट के बाद लोगों को राहत की उम्मीद थी, लेकिन लोगों को केंद्र सरकार ने झटका दिया था। सरकार ने पेट्रोल पर 10 रुपए और डीजल पर 13 रुपए प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर कमी का फायदा ग्राहकों को देने की बजाय अपने खाली होते खजाने को भरने में किया। अब जब प्री कोविड स्तर पर पेट्रोल डीजल की बिक्री पहुंच गई है, तो फिर इस बढ़ोतरी को वापस लेना जरूरी है। लेकिन रेवेन्यू की हालत को देखकर सरकार इसे आंशिक तौर पर भी कम करने के लिए तैयार नहीं है। वैसे इस बढ़ोतरी की असली वजह कच्चे तेल में हो रहा इजाफा है। उस पर तो सरकार का नियंत्रण नहीं है, लेकिन 25 रुपए प्रति लीटर में मिलने वाले तेल को टैक्सों के बोझ से बढ़ाकर 81 रुपए प्रति लीटर तक ले जाना भी मौजूदा हालात के हिसाब से सही फैसला नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।